सफर पर निकल चुके होते हैं। हम देखते हैं कि हथियार बनाने वाली लड़की और ग्रीन बालों वाली लड़की भी प्रेग्नेंट हो जाती है। गॉब्रू सभी को एक कैंप लगाने के बारे में बताता है और सोचता है कि इस बार उसे सब कुछ पता है कि बच्चों की डिलीवरी कैसे करनी है। अगली सीन में दोनों लड़कियों के बेबी हो जाते हैं। हथियार बनाने वाली लड़की एक हाई ऑर्क को जन्म देती है जिसका नाम ओनी वाका रखा जाता है, जबकि ग्रीन बालों वाली लड़की एक ह्यूमन फीमेल बेबी को जन्म देती है जिसका नाम निकोला होता है। दोनों लड़कियां और उसके बेबी एकदम हेल्दी होते हैं। इसी वजह से सभी लोग अपने सफर पर आगे बढ़ जाते हैं। 115वें दिन वो लोग पुरुगाटोरी नाम के गांव पहुंच जाते हैं। ये जगह रॉयल कैपिटल के बहुत पास होती है, इसीलिए प्रिंसेस भेष बदल लेती है जिससे कोई भी उसे पहचान ना पाए। जो लड़कियां माँ बनी होती हैं, गॉब्रू उन्हें रेस्ट करने के लिए कहता है और बाकी लोगों को अपने साथ लेकर एक गिल्ड में रजिस्ट्रेशन करवाता है। रजिस्ट्रेशन करवाते समय उन्हें पता चलता है कि गिल्ड में एक ट्रेनिंग सेंटर भी है। गॉब्रू शुरुआत में वहां पर थोड़ा वार्म अप करने की सोचता है और गॉब्रू को देखकर वहां पर बहुत सारे हंटर आ जाते हैं और गॉब्रू से उनके साथ लड़ने के लिए कहते हैं। गॉब्रू खुद लड़ने की बजाय अपने साथियों से लड़ने के लिए कहता है। इसके अलावा गॉब्रू सभी हंटर से कहता है कि जो भी इन्हें हराएगा मैं उन्हें 5 सिल्वर्स की प्लेट दूंगा। ये सुनते ही सारे हंटर्स गॉब्रू के साथियों पर टूट पड़ते हैं। इस लड़ाई में धामी और लाल बालों वाली लड़की भाग नहीं लेते हैं। हम देखते हैं कि गॉब्रू के साथी सभी हंटर्स को हरा देते हैं। उन्हें खुद पर विश्वास नहीं होता कि उन्होंने इतने सारे हंटर्स को कैसे हरा दिया। लड़ाई जीतने पर गॉब्रू अपने साथियों को बधाई देता है। आगे गॉब्रू, धामी और लाल बालों वाली लड़की शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। वहाँ पर गॉब्रू को एक कैमरा दिखाई देता है जिसके बाद गॉब्रू उसे तुरंत खरीद लेता है और रूम पर पहुंचकर सबसे पहले अपने बच्चों की फोटो लेता है। रात को सोते समय गॉब्रू सोचता है कि कल हम यहाँ से निकल जाएंगे और कुछ ही दिन में रॉयल कैपिटल पहुंच जाएंगे। आखिर वहां पर किस तरह के एनिमी होंगे। इसके अलावा इतना कुछ चल रहा था कि मैंने बाकी ग्रुप जो अलग अलग गए थे उनसे कांटेक्ट ही नहीं कर पाया। इसके बाद गॉब्रू सबसे पहले ब्लड डास्टो के ग्रुप से बात करता है। वो लोग एकदम मजे में होते हैं। फिर गॉब्रू 5th ग्रुप से बात करता है जिसकी लीडर डोडो में होती है। डोडो में गॉब्रू को बताती है कि वो लोग जगह जगह जाकर इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। डोडो में से बात करने के बाद गॉब्रू 4th ग्रुप से बात करता है। इस ग्रुप का कोई भी लीडर नहीं होता, इसीलिए ये ग्रुप हमेशा ही आपस में लड़ता रहता है। इस ग्रुप के सभी लोग एकदम नए टीम मेंबर्स होते हैं, इसीलिए वो आपस में तालमेल नहीं बैठा पाते। गॉब्रू हॉवरिन को ग्रुप का लीडर बना देता है। ये सुनते ही हॉवरिन थोड़ा डर जाती है। आगे गॉब्रू 2nd ग्रुप के बारे में सोचता है जिसका लीडर गोबी किची होता है। गॉब्रू अपनी पावर से गोबी किची को देखने की कोशिश करता है पर उसे अचानक से खुद की मौत दिखाई देती है। ये देखकर वो एकदम चौंक जाता है। इसके बाद 116वां दिन होता है। गॉब्रू सभी को बताता है कि वो लोग अपने साथियों से मिलने मेज सिटी में जाएंगे, उसके बाद फिर रॉयल कैपिटल में जाएंगे। सभी लोग गॉब्रू की डेथ वाली बात से टेंशन में आ जाते हैं। यहाँ से मेज सिटी और फिर मेज सिटी से रॉयल सिटी जाने में 2 दिन का डिले आता है, पर प्रिंसेस इसके लिए मान जाती है और कहती है हम लोग वैसे भी ओरिजिनल प्लान से तेजी चल रहे हैं, इसमें ज्यादा इशू नहीं आएगा। जिसके बाद सभी लोग मेज सिटी के लिए रवाना हो जाते हैं। 117वें दिन सभी लोग अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। गॉब्रू अपने बच्चों के साथ खेल रहा होता है। हम देखते हैं कि गॉब्रू के सभी बच्चे चलने लगते हैं, बस केवल निकोला ही नहीं चल पाती क्योंकि वो एक नॉर्मल इंसान होती है। दूसरी तरफ धामी को गॉब्रू की बहुत ज्यादा चिंता हो रही होती है। धामी गॉब्रू के दिए हुए लॉकेट को देख रही होती है। ये लॉकेट गॉब्रू ने धामी को तब दिया था जब ये लोग नॉर्मल गॉब्लिन हुआ करते थे। धामी गॉब्रू से कहती है तुम डे बाई डे स्ट्रांग हो रहे हो, पर मुझे देखो मैं एक धामपिर बनकर रह गई हूँ। यहाँ तक कि मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, उसके बाद भी मैं तुम्हारे बच्चे की माँ नहीं बन पाई। गॉब्रू धामी को समझाते हुए कहता है कि जब तक मेरे अंदर स्ट्रांग बनने की इच्छा है मैं अपने दोस्तों को नहीं छोड़ूंगा और चाहे तुम माँ बनो या नहीं, मेरे लिए तुम्हारी फीलिंग्स कभी चेंज नहीं होंगी। गॉब्रू की बात सुनकर धामी शांत हो जाती है। आगे 118वां दिन होता है। गॉब्रू और उसके साथी मेज सिटी पहुंच जाते हैं। मेज सिटी पहुंचते ही गॉब्रू वहां के मेयर से मिलता है और गोबुगुची के बारे में पूछता है। मेयर उसे बताता है कि वो लोग एक डंजन में गए हैं जहां पर एक भयानक मॉन्स्टर है। हमने वहां पर 3 सर्च पार्टी भेजी है पर कोई भी वापस नहीं आया है। इसके बाद गॉब्रू उस डंजन के गेट पर पहुंच जाता है। हम देखते हैं कि उस डंजन से गोबी की ची और अर्थी बाहर आते हैं।
दोनों ही लोग इवॉल्व हो चुके होते हैं और अब उनकी बॉडी पहले से कई गुना बड़ी होती है। दोनों को सही सलामत देखकर गोबरू खुश हो जाता है। गोबरू आरती से पूछता है कि मैंने तुम्हें मेरी मौत के बारे में जानकारी इकट्ठा करने को कहा था, उसका क्या हुआ? आरती बताती है कि जब हम लोग इस डंजन में गए तो वहाँ पर अचानक से एक मिरर मॉन्स्टर आ गया। ये मॉन्स्टर अपने दुश्मन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट में बदल जाता है। गोबीकिची का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट गोबरू होता है। इसी वजह से मिरर मॉन्स्टर गोबरू में बदल जाता है और गोबूकिची से लड़ने लगता है, पर गोबूकिची नकली गोबरू के सामने टिक नहीं पाता और मरने ही वाला होता है। पर गोबरू को जो नई पावर्स मिली होती है उससे वो अपने साथियों की मौत को भी कंट्रोल कर सकता है। इसी वजह से गोबीकिची बच जाता है। इसके बाद गोबीकिची को बिजली के देवता से पावर मिलती है, जिसकी वजह से गोबीकिची पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल हो जाता है और एक ही झटके में मिरर मॉन्स्टर को मार देता है। गोबरू ने जो व्यू देखा था वो यही व्यू होता है जब गोबूकिची नकली गोबरू को मार रहा होता है। हमें गोबूकिची के नए फॉर्म के बारे में बताया जाता है जिसका नाम मीनाटॉर होता है और अर्थी इवॉल्व होकर अर्थ लॉर्ड के वेरिएंट में बदल जाती है। गोबरू दोनों को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। इसके बाद गोबूकिची गोबरू से फिर से एक और मैच करने के लिए कहता है। इस पे गोबरू हंसते हुए कहता है हाँ कर देते हैं। अगले सीन में गोबूकिची और गोबरू एक दूसरे के सामने होते हैं। गोबरू को अपने दोस्त से ही लड़ते हुए देखकर प्रिंसेस को कुछ समझ नहीं आता आखिर ये लोग आपस में क्यों लड़ रहे हैं। पर धामी बताती है कि हम सबका जन्म एक साथ हुआ था, हम लोग चाहते हैं कि हमारे पास हमारे दोस्त से भी ज्यादा पावर हो, इसीलिए दोनों लोग इस वक्त लड़ रहे हैं। गोबरू गोबीकिची से कहता है हम लोग बस 1 महीना पहले ही लड़े थे और उसके बाद तुम अब पहले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गए हो। हम देखते हैं कि गोबीकिची के पास एक शील्ड और एक्स होती है जो गोबरू ने उसे दी थी। ये दोनों ही यूजर की पावर के हिसाब से और स्ट्रांग होती है। गोबीकिची गोबरू से कहता है कि मैंने बहुत सारे स्ट्रॉन्ग मेज और ऑगरे से लड़ाई की है। मैंने अपनी ताकत और स्किल्स को लगातार पॉलिश किया है जिससे मैं तुम्हें हरा सकूं, जिससे हम दोनों बराबर पर आ सकें और मैं तुम्हारे साथ एक सच्चे दोस्त की तरह चल सकूं। ये सुनकर गोबरू थोड़ा परेशान हो जाता है। इसके बाद दोनों लोग आपस में लड़ने लगते हैं। दोनों लोग आपस में टकराते हैं तो उससे एक बहुत तेज एनर्जी निकलती है। हम देखते हैं कि गोबीकिची बहुत तेज हो चुका होता है। उसके अलावा गोबीकिची की एक्स भी बहुत शार्प होती है। गोबरू खुद को बड़ी मुश्किल से बचा पाता है पर गोबीकिची के हमले से आग निकलती है जिससे गोबरू का फेस जल जाता है। दोनों की इतनी इंटेंस लड़ाई देखकर सभी लोग एकदम हैरान हो जाते हैं। हमें पता चलता है कि गोबीकिची की नई पावर्स की वजह से गोबीकिची आग और बिजली दोनों के साथ हैंडल कर सकता है। गोबरू सोचता है मेरी पावर्स की वजह से मैं बिजली से तो बच सकता हूँ पर अभी तक मैंने आग पर काबू नहीं किया है। अगर आग की बात करें तो गोबूकिची मुझसे ऊपर है। इसके बाद गोबरू गोबूकिची के साथ अपनी फुल पावर से लड़ने के लिए रेडी हो जाता है। गोबूकिची आकर फुल स्पीड से गोबरू पर हमला करता है पर गोबरू उसे रोक लेता है। गोबरू सोचता है गोबीकिची का शरीर अब इतना बड़ा है कि वो अपने पीछे नहीं देख सकता। इसी वजह से गोबरू गोबीकिची के पीछे से हमला करता है। इसे देखकर गोबीकिची घूमकर गोबरू को खुद से दूर कर देता है और अपनी शील्ड को आगे करके गोबरू पर हमला करने की कोशिश करता है। गोबीकिची को रोकने में गोबरू के लिए बहुत मुश्किल आ रही होती है। गोबरू सोचता है मुझे ये पावर अपने दोस्तों के खिलाफ यूज तो नहीं करनी चाहिए पर मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हम देखते हैं कि गोबरू अपनी नई पावर अनरीजनेबल वेजरा पावर यूज करता है जिससे गोबरू की सारी एबिलिटी दुगनी हो जाती है और गोबरू एक हाथ से गोबीकिची को उठाकर फेंक देता है। इसके बाद गोबरू अपने स्पीयर को यूज करता है और लगातार गोबीकिची पर हमला करता है। गोबीकिची खुद को बचाने के लिए आग की एक वॉल बनाता है और हवा में जंप मारता है। गोबरू गोबीकिची पर पत्थरों से हमला करता है पर गोबीकिची अपनी शील्ड का यूज करके उनसे भी बच जाता है। इसके बाद गोबीकिची अपनी फुल पावर के साथ गोबरू पर हमला करता है पर गोबीकिची की पावर इतनी ज्यादा होती है कि उसके आसपास खड़े हुए लोग भी उसकी चपेट में आने लगते हैं। जैसे ही गोबीकिची को ये एहसास होता है तो वो अपनी पावर को कंट्रोल कर लेता है। हम देखते हैं कि गोबरू अभी गोबीकिची के सामने खड़ा होता है और उससे कहता है कि तुमने अपने गुस्से की वजह से अपनी पूरी पावर रिलीज कर दी जिससे आसपास खड़े इंसान भी उसके चपेट में आ गए। मैं सब कुछ सह सकता हूँ क्योंकि मैं खुद को हील कर सकता हूँ पर तुम्हें इंसानों का सोचना चाहिए था। मैं इसके लिए तुम्हें माफ नहीं करूंगा। ये सुनकर गोबीकिची बहुत ज्यादा डर जाता है। इसके बाद गोबरू अपनी नई पावर यूज करता है
रैंगिंग फिस्ट, मीट क्रशर और गोबीकीची को एक जोरदार पंच मारता है, जिसके बाद गोबीकीची जमीन पर गिर जाता है। जैसे ही गोबलू गोबीकीची को पंच मारता है, उसे पुरानी बातें याद आ जाती हैं, जब गोबलू ने गोबीकीची को पहली बार कुछ सिखाया था। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, कमेंट जरूर करिए भाई, अच्छा लगता है।